नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे छत्तीसगढ़ में। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। अब आपको रायपुर लिए चलते हैं, जहां बीजेपी का प्रबुद्ध सम्मेलन जारी है। मिटने की श्रृंखला में जिन लोगों ने अपने जीवन को लगाया, असंख्य परिवार है। मैं भी असंख्य परिवारों को जानता हूं। उनकी यातनाएं सुनकर भी रोमांच हो जाता है। वो इतिहास, वो जानकारी समाज में रहनी चाहिए। इसलिए देश भर में भारतीय जनता पार्टी ये लोकतंत्र के काले अध्याय को मनाने का संकल्प लेकर काम कर रही है। डॉक्टर रमन सिंह ने बताया, रायबरेली की लोकसभा सीट पर 1971 के हुए चुनाव में सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग करने के कारण से राजनारायण ने जो मुकदमा किया और जिसका निर्णय 12 जून 1975 को आया श्री जगमोहन लाल सिन्हा के द्वारा, और उनको किसी भी निर्वाचित पद पर रहने का अधिकार नहीं है और 6 साल तक वो नहीं रह सकती, जिसकी परिणति उनको त्याग पत्र देना चाहिए था। त्याग पत्र के स्थान पर उन्होंने आपातकाल को चुना। एक बात सबको ध्यान रखने की है, जब हम कांग्रेस के इतिहास को पढ़ते हैं तो नेहरू जी के कालखंड से लेकर और आज तक के कालखंड को यदि हम देखेंगे तो जो मानसिकता है वो मानसिकता कहीं ना कहीं उसमें सदैव अंकुरित रही है। ताजा घटनाओं को देखो तो नरसिम्हा राव जी जो कांग्रेस के ही नेता थे, उनकी डेड बॉडी को उनकी ही पार्टी के कार्यालय में स्थान नहीं मिला, वो बाहर खड़ी रही। सीताराम केसरी उनकी ही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उनको किस प्रकार से अपमानित होकर जाना पड़ा। मोरारजी देसाई जो गांधी जी के प्रखर अनुयायी और प्रखर राष्ट्रभक्त थे, उनकी ही पार्टी से उनको कैसे निकाला गया। सिंडिकेट के नाम पर चलने वाला पुराना कांग्रेसियों का समूह उसको अपमानित करने के लिए कांग्रेस और कांग्रेस आई, ये जो टूटी। और नीलम संजीवा रेड्डी जो कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी थे राष्ट्रपति के, उनको हराकर बीबी गिरी को जिस प्रकार से राष्ट्रपति बनाया गया, और जिस मीसा कानून के अंदर 1975 में गिरफ्तारियां हुई, ये मीसा कानून भी सदन के अंदर 1971 में लाया गया। इन सारी घटनाओं को देखोगे, और इसके साथ एक और नई बात जोड़ देता हूं मैं, इस देश के अंदर चुनी हुई सरकारों को गिराने का काम अब तक 90 बार कांग्रेस ने किया। धारा 356 के अंतर्गत उसमें 50 बार श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने किया। ये सब बातों को जब आप आपातकाल के साथ जोड़ोगे तो आपको ध्यान में आएगा कि परिवार, देश के ऊपर परिवार का कब्जा हमारा ही अधिकार है। हमारे दल के अंदर भी जो हमसे विपरीत चलेगा वो सुरक्षित नहीं रहेगा। ये बीज कहीं ना कहीं कांग्रेस के डीएनए में छिपे हुए हैं। मैं इतिहास की उस बात को लिंक नहीं कर रहा हूं कि देश भर की 15 कार्य समितियों ने प्रस्ताव पारित करके 12 कार्य समिति सरदार पटेल के समर्थन में थी, लेकिन नेहरू जी को संतुष्ट करने के कारण से उस लोकतांत्रिक निर्णयों को भी जैसा अस्वीकार करके और नेहरू जी को देश थोपा गया। अब आप 1975 के साथ इसको लिंक करोगे और आज तक की उस प्रवृत्ति को देखोगे कि किसी पोस्ट पर ना रहने वाली सोनिया जी छत्तीसगढ़ के अंदर विधानसभा का भवन का उद्घाटन करती है, तो प्रवृत्ति तब भी थी
लोकतंत्र यानी आपातकाल के समय भी थी और वो आज भी विद्यमान है। इसको जब लिंक करते तो हमको ध्यान में आता कि ये तो लगातार होता आया है, कभी वो प्रकट हो गया कभी नहीं हुआ। उनका जो सिंडिकेट था यानी इंदिरा जी का, एस.एस. शंकर रे, बंसीलाल, स्वयं संजय गांधी जी, उनके भी इतिहास को पढ़ोगे तो संजय गांधी जी किसी पोस्ट पर नहीं थे, लेकिन उनके लिए डिफेंस मिनिस्ट्री की ओर से एक हेलीकॉप्टर या हवाई जहाज की व्यवस्था होती थी और मुख्यमंत्री उनको लेने के लिए और रिसीव करने के लिए और छोड़ने के लिए जाते थे। ये जो प्रवृत्ति है ये कांग्रेस के डीएनए की विशेषता है जो आपातकाल में प्रकट हुई। आपातकाल के बारे में बोला, मैं बहुत बातें बोल सकता हूं, लेकिन मैं इसके बारे में 2-3 बातें बोलकर समाप्त करता हूं क्योंकि समय की मर्यादा है। नंबर 1, स्वदेशी प्रेस और विदेशी प्रेस दोनों उसके शिकार बनी। जो पत्रकार, जो संपादक स्वतंत्र रूप से लिख सकते थे वो अरेस्ट हो गए। हर प्रेस के कार्यालय के अंदर सरकारी अधिकारी की नियुक्ति हो गई। जिस किसी ने भी थोड़ी सी आनाकानी की, इनकम टैक्स उसके पीछे पड़ गया। फोटोग्राफर और हॉकर्स, इन सब की अरेस्टिंग हो गई। 50 से ज्यादा पत्रकारों के मान्यता प्राप्त सर्टिफिकेट वो रद्द कर दिए गए और कोई भी समाचार पत्र स्वतंत्र रूप से लिख नहीं सकता था, सेंसरशिप स्थापित कर दी गई, यानी मीडिया का गला घोट दिया गया। ऐसे समय में कोई एक विश्वस्त समाचार मिल सकता है तो उस समय पर बीबीसी, क्योंकि लंदन में था तो समाचार देता था। तो ये ऐसा क्यों करते हैं? अंत में विदेशी इस प्रेस को भी समाप्त करने का काम और भारत में रहने वाले विदेशी पत्रकारों को भी आउट करने का काम ये हो गया। इंद्र कुमार गुजराल, जो गरीबी हटाओ का नारा कांग्रेस ने दिया था और बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, तो उन्होंने इंदिरा जी की इमेज को सूचना प्रसारण मंत्री रहते हुए बिल्डअप करने का काम किया था, तो वो कृपा पात्र थे। लेकिन जब इमरजेंसी के कालखंड में ऐसा लगा कि इंद्र कुमार गुजराल प्रेस को नहीं पकड़ पा रहे, गला नहीं दबा पा रहे हैं, तो उनको हटा दिया गया और आप ही के प्रिय नेता विद्याचरण शुक्ल जी को उस काम के माध्यम से, उसके माध्यम से बखूबी कराया गया। ये सब इतिहास है, यानी प्रेस के साथ क्या बीता। दूसरा, लोकतांत्रिक नेता जयप्रकाश नारायण को यदि आपने पढ़ा हो, वो गांधी जी के श्रेष्ठतम अनुयायी थे। गांधी जी की कल्पना का स्वराज्य भारत में चाहते थे। 1971 के बाद ही उनको ऐसा लगता था कि देश के अंदर जो लोकतंत्र आया है, ये लोकतंत्र वो नहीं है जिस लोकतंत्र की कल्पना गांधी जी ने की थी। और इसलिए उन्होंने एक अभियान चलाया था, उसका नाम था संपूर्ण क्रांति, और वो 7 बिंदुओं के आधार पर संपूर्ण क्रांति थी। वो जो समग्र क्रांति और संपूर्ण क्रांति का काम चल रहा था, इंदिरा जी उससे घबरा गई थी। उसके साथ विद्यार्थी परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विपक्ष के शेष नेता जुड़ गए और दूसरा प्रहार हुआ 25 जून 1975 की रात्रि को सभी नेता अरेस्ट हो गए। नेताओं की श्रृंखला बताने की आवश्यकता नहीं, देश भर के अंदर लंबी सूची बनी, मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन हुआ, बुलाकर कहा गया कौन कहां पर अरेस्ट करने का काम करेगा, सूची किसकी बनेगी, कैसे बनेगी, वो पूर्व तैयारी। 12 जून से लेकर 25 जून के बीच के घटनाक्रम को आप पढ़ेंगे तो आपातकाल की तैयारी का जो घटनाक्रम है वो भी रोमांचकारी है कि देश को किस प्रकार से कैप्चरिंग करनी है, एक एक पोस्ट के लोगों को अपने अनुसार कैसे स्थापित करना है, चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी कैसे स्थापित करने हैं। इस तैयारी के साथ जब हुआ तो 25 जून 1975 को सब नेता अरेस्ट हो गए। दूसरा काम 4 जुलाई 1975 को हुआ। देश के जो सामाजिक संगठन थे, 56 सामाजिक संगठन जिसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी था
उन सबको बैन कर दिया गया और अरेस्ट कर लिया गया। संघ के सरसंघचालक परम पूजनीय बाला साहब देवरस और जैसे श्री गोपाल जी यहाँ बैठे हैं, ऐसे असंख्य कार्यकर्ता देश भर के अरेस्ट हो गए। आंकड़ा कितना है, लोग हमसे पूछते हैं लोकतंत्र में योगदान क्या है। अलग अलग आंकड़े हैं, लगभग 2 लाख के आसपास लोगों ने सत्याग्रह किया। कोई 1,75,000 बताता है, कोई 2 लाख बताता है। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, हमारा जो विचार समूह है उस समय का जनसंघ संघ, इसकी संख्या 75 से 90,000 तक है। संपूर्ण देश में सब दलों के लोग सत्याग्रह करने वाले एक तरफ थे और अपने विचार के लोग सत्याग्रह करने वाले दूसरी तरफ थे। दूसरा काम ये हुआ। तीसरा, किशोर कुमार के गाने, शोले पिक्चर का डायलॉग, किस्सा कुर्सी का पिक्चर, आंधी, फिल्म जगत के अंदर भी जिन लोगों ने थोड़ी भी आनाकानी की उनको भी समाप्त कर दिया गया या उनकी पिक्चरें बैन कर दी गई। चौथा, न्यायपालिका की स्वतंत्रता को समाप्त कर दिया गया। पहला प्रेस, दूसरा राजनीतिक दल, तीसरा सामाजिक संगठन और चौथा फिल्मी जगत। इसी के साथ साथ देश में किसी ने भी थोड़ा सा कुछ बोला तो अरेस्ट हो गया। किसी की स्वतंत्रता कोई बची नहीं थी। सभी लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन हो गया। ये थी आपातकाल। 60 लाख के लगभग लोगों की जबरदस्ती नसबंदी हुई। हम तो छोटे थे, इतना तो समझ नहीं थी, लेकिन कोई भी सरकारी गाड़ी नहीं देखती थी तो हमने अपने स्थानों पर देखा, रात्रि भर गांव के लोग गन्ने के खेत में सोते थे कि पुलिस वाले पकड़ कर लेकर नसबंदी ना कर दें। ये देश का दृश्य था। ऐसे दृश्य को, ऐसे आपातकाल को, ऐसे काले अध्याय को बदलना चाहिए। ये लोक संघर्ष समिति के नाम से काम शुरू हुआ। मोरारजी देसाई उसके पहले अध्यक्ष थे और नानाजी देशमुख उसके सचिव थे। संपूर्ण देश के अंदर भूमिगत आंदोलन हुआ, अंडरग्राउंड आंदोलन। प्रेस में छप नहीं सकता था तो साइक्लो स्टाइल पत्रक छपे, घर घर पहुंचाने के काम हुए, पोस्टर लगाए गए, सारी बातें हुई। नानाजी पकड़े गए तो दूसरे संघ के प्रचारक थे दत्तोपंत ठेंगड़ी, वो लोक संघर्ष समिति के राष्ट्रीय सचिव बने। संघ ने इस आंदोलन को बहुत अच्छे प्रकार से निभाया। एक नाम आप सुनते होंगे, प्रोफेसर राजेंद्र सिंह। प्रोफेसर राजेंद्र सिंह ने अपना होलिया बदला, एक अच्छे प्रोफेसर हो गए, डॉक्टर नाम रख लिया, सॉफ्टवेयर टिकट ट्राई करते थे। उनके मुंह से हमने सुना कि मुलायम सिंह से मिलने के लिए गए तो मुलायम सिंह जेल में रोते थे, इंदिरा मार डालेगी, छोड़ेगी नहीं, बचेगी नहीं, क्षमा मांग लेनी चाहिए। तो अपने सामान्य से कार्यकर्ता जो अननोन थे रज्जुविया सुनाते थे, मुलायम सिंह चिंता मत करो, आप जेल में सुरक्षित रहो, देश सारा साथ खड़ा होगा और हम खड़ा करेंगे। ऐसे संकल्प के साथ असंख्य कार्यकर्ता, आपके गली मोहल्ले में रहने वाले प्रचारक, क्योंकि समय नहीं, वो किस्सा मैं नहीं सुनाऊंगा, संपूर्ण देश के विश्वास को जगाने का काम उनके माध्यम से हुआ। परिणाम क्या हुआ? एक दिन ऐसा आया कि इमरजेंसी हटी और देश के अंदर जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बन गई। हम क्यों सफल हो गए? इतना सब होने के बाद भी ऐसा कहते कि एक बार डीजीपी देश भर के इंदिरा जी ने बुलाए, उनकी मीटिंग की और मीटिंग करने के बाद बताने लगाई, तुम संघ वालों को पकड़ तो नहीं पा रहे हो, क्या बात है? तो किसी की बोलने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन एक डीजीपी ने खड़े होकर हिम्मत से कहा, सर क्या करें, कोई फोटो नहीं है, कोई एड्रेस नहीं है, किसको पकड़े, कहां प्रकट हो जाता है? मथुरा का एक किस्सा मैंने सुना। एक प्रचारक घर में थे, पुलिस ने घेर लिया, लड़के की नई नई शादी हुई थी, उस घर में कार्यकर्ता का परिवार था, कैसा हो? तो उस परिवार की महिला ने कहा, भाई साहब चिंता मत करो। बोले क्यों, कैसा होगा? बोले मेरी बहू है,
आप कपड़े पहनो मेरे लड़के के, बहू को साथ लेके जाओ। मैं पुलिस वालों से कहती हूं मेरा लड़का और बहू बाहर घूमने के लिए जा रहे हैं। आप सोच सकते हो किसी परिवार की सास मां अपनी बहू को एक प्रचारक के साथ इसलिए भेज रही है कि प्रचारक बच जाना चाहिए। इतिहास की असंख्य घटनाएं हैं। क्यों? इसलिए सफल हुए कि वो अननोन थे, किसी के घर में भी जा सकते थे, उस डीजीपी के घर में भी जा सकते थे और उसके बच्चे के हाथ से पत्रक पकड़ाकर उसकी टेबल पर रखवा सकते थे। ये संपर्क और ये संबंध ये व्यापक होने के कारण से इस देश के अंदर आपातकाल को हटाने में अपने को सफलता मिल गई। बंधुओं, अभी 23 तारीख को एक नया नाटक देश ने देखा है और वो उसी भूमि से देखा है जहां पर जेपी ने एक नया आंदोलन भ्रष्टाचार के खिलाफ और समग्र क्रांति के लिए किया था। प्रधानमंत्री ने बहुत आगे बढ़ते हैं और अब बड़ी खबर आपको रायपुर से बता दें। सीएम का बस्तर दौरा रद्द हो गया। बारिश की वजह से यह दौरा रद्द हुआ है। सुकमा और जगदलपुर में कार्यक्रम होगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम से सीएम जुड़ेंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सुकमा और जगदलपुर में कार्यक्रम होगा और इसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री जुड़ने वाले हैं। बीजेपी अनुसूचित जनजाति मोर्चा के अध्यक्ष विकास मरकाम ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि 25 जून वो तारीख है जो भारतीय लोकतंत्र की हत्या और बस्तर के गौरव पुरुष महाराजा प्रवीर चंद्र बंजदेव की याद दिलाती है। आगे उन्होंने कहा कि लोकतंत्र, लोकतांत्रिक मूल्यों और आदिवासी अस्मिता के हत्यारी कांग्रेस आज भी उसी दिशा में चल रही है, जिसका ताजा उदाहरण खुद छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष मोहन मरकाम है। 25 जून वह तारीख है जो भारतीय लोकतंत्र की हत्या और संविधान के चीरहरण की गवाह है और संयोग से आज ही दंतेश्वरी माई के महान सेवक, आदिवासी जननायक, बस्तर के गौरव महाराजा प्रवीर चंद भंजदेव जी, जिनकी हत्या की दोषी भी कांग्रेस रही है, उनका आज जन्म दिवस है। लोकतंत्र, लोकतांत्रिक मूल्य और आदिवासी अस्मिता की हत्यारी कांग्रेस आज भी उसी राह पर चल रही है, जिसका ताजा उदाहरण स्वयं छत्तीसगढ़ कांग्रेस के अध्यक्ष मोहन मरकाम जी हैं, जिनके आदेशों की अवहेलना, उनकी उपेक्षा और बेइज्जती लगातार देखी जा रही है। 25 जून 1975 को कांग्रेस की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाकर भारत के संविधान और लोकतंत्र को बंधक बना लिया था। आज भूपेश बघेल जी भी उसी प्रकार प्रदेश में घोषित आपातकाल लगाकर छत्तीसगढ़ को बंधक बनाकर रख लिया है। राज्य की जनता, हर वर्ग का शोषण, सरकारी कर्मचारियों पर प्रताड़ना, पत्रकारों के साथ दुर्व्यवहार और आदिवासियों की अस्मिता और संस्कृति को समाप्त करने के लिए इसी उद्देश्य से धर्मांतरण को बढ़ावा देना, ये कांग्रेस की राजनीति बन गई है। कांग्रेस की काली करतूतें, कांग्रेस के काले इतिहास से अब छत्तीसगढ़ तंगा चुका है। छत्तीसगढ़ पर अब कांग्रेस बोझ बन चुकी है। 25 जून का यह दिन आज हम सभी छत्तीसगढ़ वासियों के लिए यह संकल्प लेने का दिन है कि इस आतिताई कांग्रेस सरकार को हमेशा हमेशा के लिए उखाड़ फेंकना है और तभी छत्तीसगढ़ का स्वाभिमान और आदिवासियों का सम्मान बरकरार रहेगा। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। रायपुर कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय राजीव भवन में राज्यसभा सांसद विवेक तनखा और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। विवेक तनखा ने कहा कि छत्तीसगढ़ की पवित्र भूमि से मेरा बहुत लगाव है। छत्तीसगढ़ बढ़ता हुआ छत्तीसगढ़ है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में और क्या कुछ उन्होंने कहा, आपको सुनवाते हैं। खुशी है जब मैं सुनता हूं और अब तो मध्य प्रदेश के बारे में अच्छी न्यूज आ रही है। सब तरफ से मध्य प्रदेश में ये न्यूज है
कि एंटी इनकम्बेंसी का बहुत चरम पे है और मध्य प्रदेश में भी रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे। तो इस उम्मीद के साथ आज हम आपके सामने मुखातिब हुए हैं। हमको बहुत उम्मीद है अगले 3-4 महीनों में मध्य प्रदेश की और छत्तीसगढ़ की और पूरे देश की पॉलिटिक्स में बहुत बड़ा बदलाव आएगा, कांग्रेस के पक्ष में आएगा, कांग्रेस शक्तिशाली बनेगी और फिर एक नया युग इस देश में स्टार्ट होगा। और आज ऐसे वक्त, ऐसे पुनीत समय हमारे साथ आचार्य प्रमोद किशन जी साथ में हैं। ये तो आध्यात्मिक तो है ही, मगर एक राजनीतिक सोच के भी व्यक्ति है और ये व्यक्ति कांग्रेस के प्रति जो इनकी एक वफादारी मैं कहूंगा, या कांग्रेस के प्रति जो इनकी एक बहुत ही जबरदस्त सोच है। मतलब मैंने इनसे कभी पूछा कि आप कब से कांग्रेस से जुड़े हैं? कहते हैं मैं तो यूथ कांग्रेस के वक्त से कांग्रेस से जुड़ा हूं। तो वो उनके लिए कांग्रेस एक मूवमेंट है, उनके लिए कांग्रेस एक आस्था का केंद्र है, उनके लिए कांग्रेस एक देश की विचारधारा है। तो ऐसे व्यक्ति जब हमारे साथ आते हैं और उनका जब पूरे देश में बहुत सम्मान है। कुछ दिन पहले मैं इनके साथ हरिद्वार गया, इनका तो जो सम्मान था ही, इनके हमारे मुझे भी सम्मान खूब मिला। और हर धर्म गुरु ने, शंकराचार्य ने, जितने ऋषि मुनि ने जिस प्रकार से हमारा अभिषेक करा रहे हैं, पूजन करा रहे हैं, तो मुझे समझ आया कि भाई आचार्य जी के साथ जाना बड़ा फायदेमंद होता है। तो अच्छा लगा मुझे कि आज आचार्य जी भी साथ में हैं और हम लोग बहुत जगह साथ भी जाते रहते हैं। और मैं इनको बेसिकली, मेरा मित्र है नीरज, उनकी माता जी की बुक रिलीज थी और मैं बच्चों के प्रति मेरा बहुत सॉफ्ट कॉर्नर है। और जब उनकी माता जी 85 ईयर्स की हैं, उनकी बुक रिलीज होनी थी, तो नीरज ने कहा वो चाहती तनखा साहब आपके हाथों से हो। तो मैं कहा मैं आऊँगा। और मैं आचार्य जी को भी मैंने रिक्वेस्ट की कि मैं कहा नीरज की मम्मी 85 ईयर्स की हैं, वो एक बुक रिलीज कर रही हैं, आपको भी उसमें चलना है। इनने सहजता के साथ मेरा निमंत्रण स्वीकार किया और ये हमारे साथ आए। हम कल गरियाबंद गए, बहुत अच्छा लगा वहाँ जाकर। और वहाँ के बार एसोसिएशन को मैंने 5 लाख रुपए देने का भी वादा किया कि बैंक का आप लाइब्रेरी बना लीजिए, या वहाँ महिलाओं के लिए चेंबर बना लीजिए, या जूनियर वकीलों के लिए चेंबर बना लीजिए, या जो क्लाइंट्स आते हैं उनके लिए बना लीजिए। और ये 5 लाख शुरुआत है, हम इनको और भी देंगे अगर ये चाहेंगे। मगर मैं चाहता हूं कि यहाँ का वकालत, यहाँ के वकील और यहाँ का जो वकालत का प्रोफेशन है वो भी अच्छे से आगे बढ़े, यहाँ के यंग लोगों को प्रगति का रास्ता दिखे और आगे चल के यहाँ के लोग